Good evening to all of you. Let us start our fifth lecture of Ancient History of बिहार। बिहार का प्राचीन इतिहास का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो बिहार के प्राचीन इतिहास में हम लोग कल तक जहाँ किए थे उसके आगे करते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि रीज़न ऑफ राइज ऑफ मगध। कल हम लोग देखे थे कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में मगध महाजनपद जो था वो सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ और उसने 16 महाजनपद को अपने अधीन मिला लिया। और मगध महाजनपद कहाँ था? बिहार में था। ठीक है, बिहार का पटना, नालंदा और गया जिला में मगध महाजनपद था, जिसने पूरे भारत को, पूरे 16 महाजनपद को अपने अधीन में कर लिया था। तो क्या कारण थे? व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइज ऑफ मगध? मगध के उत्थान का कारण क्या क्या था? पहला कारण था आयरन माइंस। यहाँ पे मिलते थे कोयला का लोहा का खान। ठीक है, आयरन माइंस, लोहा के खदान थे। ठीक है, लोहा का उपयोग ये लोग आर्म बनाने में करते थे, मीन्स कि हथियार बनाते थे। आयरन माइंस से जो लोहा निकलता था उससे ये हथियार बनाते थे। हथियार जैसे कि हथियार का नाम भी था, जैसे महाशिला कंटक और रथ मूसल। हम लोग देखे हैं, जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा है, रथ मूसल करके एक हथियार था, रथ था जिसके आगे बहुत सारे धारदार नुकीले हथियार लगे होते थे। वो रथ आगे बढ़ता था और वो दुश्मनों का नाश करते जाता था। उसी प्रकार से महाशिला कंटक यानी कि एक मशीन होता था जिसमें बड़े बड़े गोल गोल जो शिला होते थे यानी पत्थर रख करके और दीवारों पे मारा जाता था। तो उस तरह के हथियार जो उसमें दिखाए गए हैं वो सभी मगध में ही बनते थे, लोहे के हथियार। दूसरा कारण था गंगा घाटी। गंगा घाटी के किनारे होने के कारण, क्योंकि मगध जो है वो गंगा नदी के किनारे था और इस कारण से यहाँ पे जो है ये एरिया बहुत ही ज़्यादा उर्वर था, फर्टाइल था। वो इतना उर्वरक है कि बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर के लिए, खेती बहुत अच्छी होती थी, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ही समृद्ध थे। उनके पास बहुत सारा धन हो जाता था। खेती जो भी होता था अनाज, उसको वो लोग ट्रेड कर देते थे, व्यापार करते थे और उससे उनको बहुत ज़्यादा धन होता था। व्यापार के लिए नदी बहुत अच्छी थी, क्योंकि नदी के माध्यम से वो लोग व्यापार करते थे, यातायात का साधन के रूप में नदी का प्रयोग करते थे। उसके बाद एलिफेंट आर्मी, उनके पास एलिफेंट हाथी सेना मौजूद थी। ठीक है, हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे कि किस प्रकार से धनानंद की हाथी सेना को देख करके सिकंदर की सेना जो है वो भाग जाती है, वो व्यास नदी को पार नहीं करती है। ठीक है, तो हाथी जो है वो मौजूद था मगध में, इसलिए भी मगध जो है वो बहुत ही पावरफुल हुआ। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कैपिटल, जो कैपिटल था, राजधानी, मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? राजगीर। तो राजगीर जो उसकी राजधानी थी वो पहाड़ों से घिरी हुई थी। ठीक है, अभी भी आप राजगीर अगर जाएंगे तो आपको चारों तरफ पहाड़ देखने को मिलेगा, कि राजगीर राजधानी पहाड़ों से घिरा राजधानी था, तो दुश्मनों से वो बचा रहता था। और दूसरा जो उनका राजधानी हुआ पाटलिपुत्रा यानी कि पटना, वो नदियों से घिरा हुआ था। हम लोग कल देखे थे कि पाटलिपुत्रा जो है वो 3 नदियों के संगम पे बना था, गंगा, गंडक और सोन। तो पाटलिपुत्रा जो है वो नदियों से घिरा हुआ था, तो यहाँ भी ये भी दुश्मनों की पहुंच से जो है वो बाहर था। ठीक है, तो इनकी राजधानी भी बहुत अच्छे जगह पर थी। छठा कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर। वो जंगल जहाँ से लोग हाथी लाते थे अपनी सेना में, वहाँ से वो लोग लकड़ी भी लाते थे रथ बनाने के लिए। ठीक है, उन लकड़ियों से वो हल्के और फास्ट रथ बनाते थे, कैरियज के लिए टिम्बर लाया जाता था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो था मगध के राजा। मगध के जो भी राजा हुए बहुत ही एबल और विजनरी थे। इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम, दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी राजा हुए। जैसे हमने बिंबिसार के विषय में देखा कि बिंबिसार जो है वो वैवाहिक संबंध बनाते थे और अपने राज को सुदृढ़ करते थे। फिर हमने अजात शत्रु को देखा कि अजात शत्रु जो है वो किस प्रकार से युद्ध लड़ते थे और युद्ध के माध्यम से वो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाते थे, फैलाते थे। तो मगध के जो राजा हुए उन्होंने भी, उनकी नीतियाँ भी मगध के उत्कर्ष में एक कारण है। तो ये सब रीज़न ऑफ राइज ऑफ मगध, मगध के उत्थान का जो कारण है, ये मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मगध जो है वो क्यों इतना पावरफुल हुआ, मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। मगध का जो पहला साम्राज्य था, पहला वंश था, वो हम लोग कल देखे थे, उसका नाम था हर्यक वंश। हम लोग कल अच्छे से इसको याद किए थे कि हर्यक वंश था पहला, फिर दूसरा था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नंद वंश पढ़े थे। और अब जो सबसे मेन है वो है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य जो था
इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कल हम लोग देखे थे कि नंद वंश के धनानंद को मार करके और ये मगध की सत्ता को हथिया लेते हैं। ठीक है, अपने गुरु की सहायता से। इनके गुरु का नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो इनके गुरु थे उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे शासन करते हैं। ठीक है, मौर्य मौर्य टाइटल इन्हें क्यों मिला? क्योंकि इनकी माता का नाम मूरा था। ठीक है, चंद्रगुप्त की माता का नाम था मूरा, उन्हीं से इनको मौर्य जो है ये टाइटल मिला है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया, भारत का मुक्तिदाता। इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी क्यों कहते हैं? अब क्यों कहते हैं मुक्तिदाता? क्योंकि उस समय, जिस समय चंद्रगुप्त जो है वो भारत के राजा बने थे, शासक बने थे, उस समय भारत में ग्रीक्स लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, यूनानियों का। हम लोग कल देखे थे अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, वो भी ग्रीस से आया था और उसके साथ उसकी सेना आई थी। भले चले गए थे वो लोग, पर सभी नहीं गए थे, कुछ लोग यहाँ बस गए थे, यहाँ शादी ब्याह कर लिए थे। तो उनका जो कल्चर, संस्कृति है, वो उसका प्रभुत्व यहाँ बढ़ता जा रहा था भारत में। तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को इससे आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, इसीलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडिया, भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी अप टू कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ है? दक्षिण में, साउथ में, साउथ इंडिया में। तो दक्षिण भारत तक यानी कर्नाटका तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया था। ठीक है, ग्रीक कमांडर सेल्यूकस निकेटर, जो ग्रीक्स से इन्होंने मुक्ति दिलवाई। ठीक है, और ग्रीक का जो एक कमांडर था उससे दोस्ती कर ली, सेल्यूकस निकेटर, इसकी बेटी थी हेलेना, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया था। इन्होंने भी वैवाहिक संबंध बनाए थे ताकि कोई बाद में जो है राज्य पर हमला ना करे, आक्रमण ना करे, इसके लिए चंद्रगुप्त ने भी वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो ग्रीक कमांडर था सेल्यूकस निकेटर, उसने अपने राजदूत को, सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर मतलब राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनीज। आप लोगों ने शायद मेगास्थनीज का नाम सुना होगा। तो मेगास्थनीज जो कि राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, उसको इनके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो किसका राजदूत था? तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर का सेनापति था। अलेक्जेंडर तो चला गया लेकिन अपने सेनापति को छोड़ गया था, सेल्यूकस निकेटर को। और उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो है उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी और उसके दरबार में एक अपना राजदूत भी भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसने चंद्रगुप्त के बारे में, उसके महल के बारे में, उसका शासन प्रशासन करने के तरीकों के बारे में सब कुछ देख करके किताब लिखा था। ठीक है, उस किताब का नाम था इंडिका। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है, बार बार आता है बहुत तरह के एग्जाम में कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका पुस्तक। और मेगास्थनीज था कौन? वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन? अलेक्जेंडर के सेनापति। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में उसने जो भी शासन प्रशासन चलता था उसके विषय में बताया था। अकॉर्डिंग टू इट, इस किताब के अनुसार उसने कहा था कि 6 कमिटीज, 6 समितियां हैं फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए 6 समितियां हैं। 6 समितियां मिल करके शहर की प्रशासन व्यवस्था को चलाती हैं। ठीक है, ऐसा उस किताब में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त के मंत्री, चंद्रगुप्त मिनिस्टर वाज चाणक्य। चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु भी थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को जो है राजा बनाया था मगध का, और बाद में वो चंद्रगुप्त के मंत्री बन जाते हैं। उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था चाणक्य का, और क्योंकि वो महान कूटनीतिज्ञ थे इसलिए उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। महान कूटनीतिज्ञ होने के कारण उनको कौटिल्य भी कहते हैं, और उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी था। तो इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। ये जो बुक है ये राजा के शासन कैसे करने चाहिए, किसी भी राजा को, उसके विषय में, राजा का न्याय प्रशासन वगैरह क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है इस किताब में। ठीक है, चाणक्य, हम लोग इस मैप में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है यानी चंद्रगुप्त के टाइम पे भारत का कितना हिस्सा जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर में आता था। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा है कि चंद्रगुप्त कंकेस्ट यानी चंद्रगुप्त कितना जीता था। पूरा ब्लू कलर का जो ये एरिया है ये यही दर्शा रहा है कि चंद्रगुप्त का शासन कितने दूर तक था। हम लोग देख सकते हैं पूरा भारत लगभग यहाँ इतना दूर छोड़ के नीचे, ठीक है, कर्नाटक तक, कर्नाटक यहाँ तक आता है,
अगर हम लोग नॉर्मल नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कर्नाटक है, तो कर्नाटक तक ये छोड़ के ये क्या हिस्सा है, ये है उड़ीसा। उस समय उड़ीसा को कलिंग कहते थे, ठीक है, कलिंग, अभी उड़ीसा कहते हैं। तो इस इलाके को भी छोड़ के और बाकी पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया है, देखिए तक्षशिला। तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त ने पढ़ाई की थी। तक्षशिला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय। जैसे अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, मगध विश्वविद्यालय भी है, पटना यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन दुनिया का जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी था वो था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी दूसरा यूनिवर्सिटी था। यहीं पर चंद्रगुप्त जो है वो पढ़ते थे, और चाणक्य जो है वो यहीं पे गुरु थे, वो पढ़ाते थे, ठीक है, याद रखना। और आज ये इसके जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में ये देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग यहाँ देखते हैं पाटलिपुत्रा। इतना छोटा था मगध, केवल इतना छोटा, पाटलिपुत्रा जितना, और इसको इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है, मगध को इतना दूर तक फैलाया था। उसके बाद यहाँ पे बोध गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की ली थी। यहाँ पे उज्जैन है, कल हम लोग देखे थे, अवंती की राजधानी उज्जैन, जहाँ पे बिंबिसार ने अपने डॉक्टर जीवक को भेजा था, ठीक है। यहाँ सांची है, जहाँ बुद्ध का स्तूप है सांची में। तो ये पूरा इलाका है, ठीक है। मैप के थ्रू पढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपके दिमाग में एकदम छप जाता है। अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत में कितने क्षेत्र पे शासन किया, तो आप आराम से दिमाग में सोच सकते हैं कि एक कलिंग का छोड़ दीजिए और नीचे का थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाकी पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का ही था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा राजा कौन था। तो जो दूसरा राजा था वो था बिंदुसार, ठीक है। जो दूसरा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते थे। अमित्र घात, अमित्र मतलब मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन, दुश्मनों का घात मतलब दुश्मनों को मारने वाला, ठीक है, इसीलिए बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। इसके टाइम पे भी मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा, अच्छा रहा, समृद्ध रहा। इसके दरबार में भी एक ग्रीक राजदूत आया था जिसका नाम था डाइमेकस, तो आप लोग याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मेगास्थनीज, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। अशोक और बिंदुसार का पुत्र रहता है अशोक, सम्राट अशोक, जिसके ऊपर बहुत सारा फिल्म सीरियल बना है। सबसे, अगर मौर्यन एम्पायर में जो सबसे मोस्ट फेमस है तो वो है सम्राट अशोक। इनके दरबार में भी एक आया था राजदूत जिसका नाम था डायोनीशियस, ठीक है, डायोनीशियस, डायोनीशियस, ठीक है। तो सम्राट अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत से लोग, आप लोग सीरियल मूवीज़ ये देख के रखे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं सम्राट अशोक के विषय में। 261 बीसी में सम्राट ही फाउट कलिंगा वॉर, इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध इसके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कलिंग अभी हम लोग देख लिए उड़ीसा, इसके पिता जो है पूरा इसके जो दादाजी थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा भारत पे उनका लगभग कब्जा था। केवल कलिंग को छोड़ दें मतलब उड़ीसा को, और नीचे थोड़ा सा साउथ में छोड़ दें तो दक्षिण में। तो अशोक सोचा कि कलिंग को क्यों छोड़ दें, कलिंग को हम कब्जा कर लेते हैं। तो इसने कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है। ये बहुत फेमस युद्ध था इसके जीवन का, कलिंग वॉर। इसीलिए फेमस था क्योंकि जब ये युद्ध हुआ तो लगभग 1 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए थे। और जब अशोक बाहर निकला अपनी तलवार लेके, और जब उसने ये पूरा नरसंहार देखा, कितने लोग मरे हुए हैं, ठीक है, तो ये सब देख के उसका एकदम, उसको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए मैंने कितने लोगों का वध कर दिया। वो पूरी तरह से मतलब पश्चाताप में डूब गया। और तभी वहाँ से गुजर रहे थे कुछ बौद्ध भिक्षु, और उन बौद्ध भिक्षुओं ने उसे समझाया कि तुम बौद्ध धर्म में आ जाओ। तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उस दिन से उसने प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी भी तलवार नहीं उठाएगा। तो कलिंग युद्ध के बाद ही उसने ये प्रण लिया था कि वो कभी भी तलवार नहीं उठाएगा। जबकि अशोक बहुत ही ज़्यादा चंड किस्म का व्यक्ति था, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, क्रूर था। उसने अपने 99 भाइयों को मार करके और अगम कुआं में फेंक दिया था। पटना में जो अगम कुआं है, ये भी बात बहुत फेमस है कि उसके 99 भाई थे, उन सबको मार के उसने कुआं में डाल दिया था। तो एकदम चंड अशोक था, उसको चंड अशोक कहा जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद, कलिंग वॉर के बाद, वो पियस अशोक हो जाता है। पियस अशोक का मतलब पवित्र अशोक,
ठीक है, एकदम पवित्र। कभी कभी ये युद्ध पूछा था कि कब हुआ था, तो 261 बीसी में। और अशोक जो है, उस हम लोग को अशोक के बारे में इतना कैसे पता है कि ऐसा ऐसा उसके जीवन में घटना घटा? क्योंकि उसने सब लिखवा रखा है, उसने शिलाओं पे लिख रखा है, पत्थरों पे। जब पत्थर पे कोई चीज़ लिख देते हैं गुफाओं में सब जगह, तो उसको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, शिलालेख, पत्थर पे शिला पे लिख देते हैं तो शिलालेख। तो अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं, ये भी आप लोग याद करिए, 14 शिलालेख हैं जिसपे उसने ये सब लिखवा रखा है। और जो 13वें नंबर का शिलालेख है उसमें ही कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन बहुत फेमस है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग वॉर का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में। और टोटल कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। और 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग के विषय में बताया है कि मैंने कलिंग युद्ध लड़ा और ऐसा ऐसा मेरे जीवन में घटना घटा। ठीक है, उसके बाद तो वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। ही सेंड हिज पीस एम्बेसडर्स टू डिफरेंट कंट्री। उसके बाद वो दूसरे दूसरे देशों में अपने शांति दूत भेजता है। ठीक है, ताकि हर देश में वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता है, इसके लिए वो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी डॉटर संघमित्रा, अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। ठीक है, ये धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ भेजता है, तो श्रीलंका भेजता है। और बाकी अपने मंत्रियों को भी भेजता है। इसके लिए वो एक स्पेशल मंत्री अपॉइंट करता है जिसका नाम रहता है धम्म महामात्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धम्म महामात्य की नियुक्ति किस लिए की जाती है? धम्म, धम्म धर्म का ही प्राकृत शब्द है धम्म। ठीक है, तो धम्म के प्रचार के लिए उसमें प्राकृत शब्द चलता था, तो धम्म के प्रचार के लिए वो धम्म महामात की नियुक्ति करता है और सभी लोगों को दूसरे दूसरे देशों में भेजता है। ठीक है, सब याद रखना है, एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्यन आर्ट्स एंड लिटरेचर। मौर्य के टाइम पे क्या आर्ट्स और क्या लिटरेचर जो है फेमस था, इसके लिए भी मौर्य फेमस था। तो एक किताब का नाम याद रखना, ये किताब पूछा था अष्ट अध्यायी। किताब का नाम है अष्ट अध्यायी, मतलब उसमें 8 अध्याय हैं, 8 मतलब चैप्टर्स हैं, तो अष्ट अध्यायी नाम है उसका। ये किताब संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि एक ऋषि थे, पाणिनि, जो कि संस्कृत ग्रामेरियन थे। वो संस्कृत व्याकरण की रचना भी उन्होंने ही की है, संस्कृत व्याकरण। और उन्होंने ये किताब भी लिखा था अष्टाध्यायी। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है, तो पाणिनि, और अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त का पैलेस, चंद्रगुप्त का महल। चंद्रगुप्त का महल जो है ना, वो लकड़ी का महल था, आज नहीं है। ठीक है, पटना में बस उसके थोड़े रिमेन्स बचे हुए, अगर आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं वहाँ पे उसका महल। क्योंकि लकड़ी का था तो कुछ बचा नहीं है। 3 स्टोरी बिल्डिंग था उसका, 3 मंजिला, और लकड़ी का बनाया हुआ था। बीचों बीच में एक पिलर था, ये पिलर पत्थर का था। तो महल तो क्योंकि लकड़ी का था तो ढह गया है, लेकिन ये पिलर के रिमेन्स अभी भी बचे हुए हैं। तो पटना में अगर आप लोग कभी जाते हैं तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त का पैलेस ईरान से इन्फ्लुएंस था, ईरान से देखा देखी उसने ऐसा महल बनवाया था। और उसके रिमेज जो है वो पटना के कुम्हरार में अभी भी देखे जा सकते हैं। अशोक के मोनोलिथिक पिलर्स, अशोक ने सिर्फ शिलालेख नहीं बनवाया था, सिर्फ शिलाओं पे नहीं लिखवाया था, बल्कि पिलर्स, पिलर्स बनवाता था अशोक। ठीक है, उन पिलर्स पे भी लिखवाता था। और ये पिलर्स जो होते थे ये मोनोलिथिक, मतलब एक ही पत्थर के होते थे, पत्थर को काट के बनता है। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है, तो पहाड़ को काट काट दिए ऐसे ऐसे छेनी हथौड़ी से और पिलर बना दिए। और उस पिलर में ऊपर में शेर होता था जिसको हम लोग अशोक स्तंभ कहते हैं। ठीक है, वो भी अशोक का ही बनाया हुआ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसका हम लोग, जिसको भारत का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर हैं लेकिन दिखता 3 ही शेर है, तो वो भी अशोक का ही बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखना है ये सब चीज़। नेक्स्ट है आपको सोनभद्र केव। ठीक है, सोनभद्र गुफा, सोन भंडार, सोन भंडार गुफा, सॉरी, ये राजगीर में सोन भंडार गुफा। ठीक है, राजगीर अगर कभी जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे एक गुफा है, उसको सोन भंडार गुफा कहा था। वो गुफा बंद है एक्चुअली। गुफा में एक गेट टाइप का है और उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस, वो किसी दूसरे ही भाषा में लिखा हुआ है। और कहा जाता है कि अगर उसको खोलना है उस गेट को, तो उसको पढ़ना होगा। जो कोई भी उसको पढ़ लेगा सही सही उस इंस्क्रिप्शन को, तो ये गेट खुल जाएगा और उस गेट के अंदर जो भी सोना का भंडार छिपा है वो उस आदमी को मिल सकता है। ठीक है, तो राजगीर कभी जाइए तो सोन भंडार गुफा जरूर जाइए। तो उस गुफा का एक दरवाजा है पर वो बंद है। ठीक है, वो खुलता नहीं है क्योंकि जब तक कोई उसको पढ़ेगा नहीं वो खुलेगा नहीं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये भी आप लोग याद रखिए। अशोक के अभिलेखों को, अशोक जो भी लिखवाया है पिलर वगैरह पे या शिलालेख पे,
तो उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम था उनका। ये एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1828 में इन सबको पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद बराबर गुफा गया में है। बराबर गुफा ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बराबर केव यूज्ड बाय, इस बराबर गुफा का प्रयोग कौन करते थे? नाम है इसका, ठीक है, गया में गुफा है, इसका नाम है बराबर गुफा। इसका प्रयोग आजीवक और बौद्ध मॉन्क, बौद्ध भिक्षु, आजीवक संप्रदाय के लोग और बौद्ध संप्रदाय के लोग करते थे। मोस्टली एग्जाम में पूछा आता है, तो आजीवक संप्रदाय इसका आंसर होता है कि बराबर गुफा का प्रयोग जो है आजीवक संप्रदाय के लोग जो है वो किया करते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मगध। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रीजन देखे थे कि मगध क्यों उत्कर्ष किया, क्यों इतना बड़ा बना, क्यों 16 महाजनपद उसके अधीन हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके मगध का डिक्लाइन आ गया। ठीक है, फिर से मगध छोटा हो गया, बहुत सारे नए नए जनपद निकल के आ गए। क्या कारण था? पहला कारण तो था कि पीसफुल पॉलिसी ऑफ अशोक, अशोक की नीति थी एकदम शांति वाली। वो युद्ध नहीं करता था। उसके सैनिक जो है, उसने सैनिक हटा दिए थे क्योंकि युद्ध का कोई जरूरत नहीं था। उसके हथियार जो है वो भोथर हो गए थे पूरे, है ना। तो दूसरे देशों को मतलब आक्रमण करने का मौका मिल गया कि यहाँ पे तो सैनिक नहीं है सही, किसी को तो कुछ अभी मतलब युद्ध करना सबसे सही समय है। तो पीसफुल पॉलिसी जो था अशोक का, ये कारण है। दूसरा कारण है ब्राह्मण्स वेर एंग्री, ब्राह्मण लोग मतलब अशोक से क्षुब्ध थे, गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म के लोगों को वो ज़्यादा सपोर्ट करता था, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। अशोक का मेन यही था कि जो है नॉन वायलेंस एकदम अपनाना है और अहिंसा रखना है, बड़ों का सम्मान करना है। ये सब ब्राह्मण यज्ञ बलि इन सब को वो बिल्कुल भी नहीं मानता था, और वो प्रचार भी यही करता था कि यज्ञ बलि वगैरह ना किया जाए। ठीक है, तो ब्राह्मण उसकी बातों से गुस्सा हो गए, जो ब्राह्मण लोग थे। ये भी एक कारण था। ठीक है, तीसरा था इनएबिलिटी ऑफ इज सक्सेसर, उसके जो सक्सेसर थे वो इनेबल थे। उसके जो सक्सेसर थे, ठीक है, अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो लोग एकदम असक्षम थे। उन लोगों में बिल्कुल भी वो लोग ज़्यादा सक्षम नहीं थे राज्य को चलाने में। और राज्य भी काफ़ी बड़ा था, लार्ज साइज ऑफ एम्पायर, एम्पायर का साइज बहुत बड़ा था, तो उसको संभाल पाना जो है वो मुश्किल था बाकी राजाओं के लिए, बाद के राजाओं के लिए, क्योंकि वो लोग उतने सक्षम नहीं थे। कमज़ोर हो गया था ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे मतलब जो छोटे छोटे सामंती लोग थे, वो लोग विद्रोह करने लगे थे। और कुछ दूसरे राजा इंडो ग्रीक रूलर्स, यानी ग्रीक के जो रूलर्स थे वो लोग भी अटैक करने लगे थे। इस कारण से ये जो है थोड़ा कम हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हम लोग ये देखे थे कि अशोक जो है वो बौद्ध धम्म महामात की नियुक्ति किया था। ही अडॉप्टेड बौद्ध रिलीजन एंड अरेंज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्रा। हम लोग ये भी देखे थे कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में अशोक ने रखवाया था। पहला दो बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग कल देख लिए थे, पहला दो बौद्ध समिति। जो तीसरा बौद्ध समिति था वो अशोक ने पाटलिपुत्रा में रखवाया था। बेटर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने राजुक, यानी अच्छे न्याय प्रशासन की उसने राजुक की नियुक्ति की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि राजुक की नियुक्ति जो है अशोक ने न्याय प्रशासन के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो राजुक की नियुक्ति की थी। अशोक जो है उसका फोकस नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, कोई किसी से हिंसा ना करे, पीस शांति, फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो एकदम फ्रेंडली रहें, और टॉलरेंस मतलब कि सहिष्णुता, हर धर्म के लोग एक दूसरे से अच्छे से मेल जोल से, जाति पाति में कोई भेदभाव ना हो, धर्म में भेदभाव ना हो, कोई युद्ध लड़ाई ना करे। ये सभी अशोक की जो है नीतियाँ थी। यही सब धम्म पॉलिसी है जिसको वो पूरे दुनिया में फैलाना चाहता था। ठीक है, अंतिम राजा जो होता है इस मौर्यन एम्पायर का, मौर्य डायनेस्टी का, वो था बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम राजा था बृहद्रथ, जिसको उसका मंत्री पुष्यमित्र शुंग मार देता है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण आदमी है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण है। और अभी हम लोग देखें कि ब्राह्मण लोग गुस्सा थे अशोक से, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करता था और यज्ञ बलि इन चीज़ों को नहीं मान रहा था। तो इसीलिए उसका एक ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग, जो राजा हैं बृहद्रथ, उनको मार देता है और शुंग डायनेस्टी की स्थापना
करता है। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद आता है सुंग डायनेस्टी, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। और लेकिन अच्छा रहेगा कि आप लोग इसका पूरा नोट्स बना, एक पीडीएफ में बहुत कुछ नहीं है जो एक्स्ट्रा भी हम बताते हैं, तो आप लोग जो है नोट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, धन्यवाद।